हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्जेक्ट के आपको 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने को मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे करियर्स बना सकें, अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है। एंड इसी नोट पर हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और उसका चैप्टर नंबर 4। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पोर्ट्स की फील्ड में वेरियस अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में बातचीत कर खत्म कर ली थी। आज का जो हमारा सेशन है यहाँ से हम लोग इंडिविजुअल गेम्स के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे और उसमें भी एक जो पहला इंडिविजुअल गेम जिसको हम लोगों को आज के सेशन में डिस्कस करना है उसका नाम है बैडमिंटन। अब क्योंकि बैडमिंटन के बारे में हम सब लोगों को कुछ ना कुछ पता है, आप में से काफ़ी लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते भी होंगे और सबने कम से कम किसी और को अगर खेलते नहीं होंगे तो कम से कम किसी और को खेलते हुए देखा तो होगा। तो कहीं ना कहीं हम बैडमिंटन के बारे में थोड़ी सी फैमिलियरिटी रखते हैं, मगर प्रोफेशनल लेवल पर बैडमिंटन को कैसे खेला जाता है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितने तरीकों से जो है आप बैडमिंटन के मैचेस वगैरह करवा सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, मज़ा आएगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल सेशन। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो जो हमारा बैडमिंटन है, पहली चीज तो ये कि ये रैकेट से खेला जाने वाला स्पोर्ट है और रैकेट से भी खेले जाने वाले स्पोर्ट्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट जो है इसको माना गया है। एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है, चाहे बॉयज की बात हो चाहे गर्ल्स की बात हो, खास तौर पे स्कूल्स के लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल की भी बात नहीं करते मगर स्कूल्स के लेवल पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत पॉपुलर है, चाहे लड़कों की बात कर ली जाए चाहे लड़कियों की बात कर ली जाए। तो बैडमिंटन जो है इसके बारे में हम लोग मोर और लेस सब लोग फैमिलियरिटी रखते हैं। हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बैडमिंटन या तो खेलते हुए देखा होगा या फिर हम लोगों ने खुद भी जो है बैडमिंटन वगैरह खेला होगा। ज़्यादा मुश्किल इसको खेलना इसलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ आपको 2 रैकेट्स चाहिए पड़ते हैं और एक शटल कॉक चाहिए पड़ती है। कहीं पे अगर आपने नेट लगानी है तो लगा ले, नहीं लगानी है तो एक सिंपल सी लाइन लगा के खींच के कि भाई इसके इस तरफ तुम्हारा और इसके इस तरफ जो है हमारा हिस्सा है और बना के भी जो है फिर लोग अपना बैडमिंटन वगैरह खेलना शुरू कर देते थे। क्योंकि अपने जैसे इंडिया की बात की जाए मिडिल क्लासेस वगैरह में जनरली अब कई बार आप नेट वगैरह नहीं भी अगर होती है तो उसके बिना भी काम चल जाता था। कम से कम हम लोगों ने अपने बचपनों में जो बैडमिंटन खेला है गर्मियों की छुट्टी में घर के बाहर स्ट्रीट लाइट वगैरह में, तो वहाँ नेट की ज़रूरत तो नहीं होती थी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो, और मैं प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही अगर आप अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, 2 बैट आपके पास होना ज़रूरी है या 2 रैकेट्स होना ज़रूरी है और एक आपकी शटल कॉक होना ज़रूरी है और इतने में आपका काम बन जाएगा। तो इसके चलते अब ये गेम जो है क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इक्विपमेंट्स वगैरह की मदद से खेला जा सकता था या खेला जा सकता है, इसलिए बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सबके बीच में ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। खास तौर पे गर्मियों की छुट्टी में खूब जो है खेला जाने वाला स्पोर्ट ये हमेशा से रहा है। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें ऐसा कोई जो है खतरा नहीं होता चोट वगैरह लगने का, ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो सेफ भी माना जाता है। प्लस किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, उनकी एबिलिटीज़ वगैरह कितनी भी हों, सबके लिए जो है ये गेम काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। इसकी अब ये तो खैर अब खेल की खासियत हो गई कि ये कोई भी खेल सकता है। थोड़ा बहुत अगर एक सर्टेन एज का बच्चा हो 5-6 साल 7 साल का, उससे लेके फिर किसी भी एज तक का जो बंदा है वो बैडमिंटन वगैरह खेल सकता है। सबके लिए ये आपका सुटेबल होता है और वन ऑफ द फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट है जो खेला जाता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, स्कूल्स में बहुत फेमस है। अब बैडमिंटन जो है इसकी एक खासियत है, बैडमिंटन जो है या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि जब आप बैडमिंटन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें फिर आपको जो एक्टिविटीज करना पड़ती हैं उसके चलते काफी सारी फैकल्टीज वगैरह आपके अंदर डेवलप होती हैं, काफी सारी कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज वगैरह जो हैं आपके अंदर आती हैं, या फिर काफी सारी स्किल्स वगैरह जो हैं, फिजिकल स्किल्स की भी बात कर लें या मेंटल स्किल्स की भी बात कर लें, वो आपके अंदर धीरे धीरे आप एक्वायर करते चले जाते हो जैसे जैसे आप बैडमिंटन वगैरह में आप महारत हासिल करते चले जाते हो या जैसे जैसे आप बैडमिंटन में पारंगत होते चले जाते हो। ठीक है जी, तो यही बात यहां पे लिखी है कि बैडमिंटन एक्टिविटीज डेवलप ऑल राउंड फिजिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन
चिल्ड्रन, और उसके बाद में फिर अलग अलग आपकी जो भी आपकी क्वालिटीज वगैरह हैं उसके नाम दिए हुए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। अगर आप बचपन से या फिर एक सर्टेन एज से अगर बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं, खासतौर पर अगर आपकी ग्रोइंग एज है और आप स्कूल में हैं, तो इसके चलते क्या होता है, कई सारी आपके अंदर कैपेबिलिटीज या क्वालिटीज वगैरह डेवलप होती हैं। एक दिन आपने बैडमिंटन खेला और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। मगर हाँ, अगर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैडमिंटन अगर आप खेलते हैं या बैडमिंटन खेलने के दरमियान वो सारी की सारी बैडमिंटन एक्टिविटीज आप करते हैं जो जरूरी हैं बैडमिंटन के गेम्स में, तो उसके चलते आपका बहुत बढ़िया जो है डेवलपमेंट वगैरह होता है। कई सारी फिजिकल स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, बट साथ ही साथ कई सारी मेंटल स्किल्स भी जो है आपके अंदर धीरे धीरे आती चली जाती हैं, और वो आपका ना सिर्फ गेम इंप्रूव करती हैं, बट साथ ही साथ एक पर्सन के तौर पर जो है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा योगदान होता है। अब जो इंपॉर्टेंट स्किल्स वगैरह आपके अंदर डेवलप होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहली चीज जो आती है वो है आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि आपने आंखों से किसी चीज को देखा और उसके बाद हाथ से आपने उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। आप जितना ज्यादा आप जो है फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे, तो हम लोगों ने देख रखा है उतना ज्यादा आपका जो मोटर मूवमेंट होता है वो डेवलप होता चला जाता है। मोटर मूवमेंट का मतलब क्या, आपके दिमाग से कोई इंस्ट्रक्शन आएगा आपके हाथ पैर या जो भी ऑर्गन की तरफ में जाना है, और अकॉर्डिंगली आपका वो ऑर्गन एक्ट करके फिर वो इंफॉर्मेशन दिमाग को भेज देगा कि हाँ भाई, जो इंस्ट्रक्शन बॉस आपने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो होती है इसको मोटर मूवमेंट बोला जाता है, और ये जितना जल्दी होगी, जितना क्विकली होगी, उतना वो हम लोग बोलते हैं कि उतना अच्छा आपका बॉडी का मोटर मूवमेंट है। ये बॉडी का मोटर मूवमेंट अच्छा होना जो है ये बताता है कि आपकी बॉडी स्वस्थ है, फिट है, फाइन है। और ये अच्छा कैसे होता है या फिर और ज्यादा बढ़िया कैसे हो जाता है, उसके पीछे की वजह यह है, आप रेगुलर अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते चले जाते हैं तो उसके चलते आपका मोटर मूवमेंट सुधरता है या फिर आपका मोटर मूवमेंट जो है इंप्रूव करता है। ठीक है जी। तो पहली, अब ये मोटर मूवमेंट इंप्रूव करने के चलते होता क्या है, आपने आंखों से किसी चीज को देखा और अकॉर्डिंगली आपके हाथों ने किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर दिया। जैसे बॉल को आपने क्रिकेट में देखा एक सर्टेन डिस्टेंस पर और बैट घुमा दिया, तो ये जो है आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। अब आंखों से देखने के बाद में आप डिसीजन लेकर, निर्णय लेके कि आपको करना क्या है, कितना जल्दी आपके हाथों से एक्ट कर सकते हो, वो चीज आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तो बैडमिंटन में भी लगभग वही चीज आप कर रहे हो जैसा क्रिकेट में होता है कि आपने शटल को देखा और शटलकॉक को देखा, और उसके बाद में अब आपको जो है बैट से उसको मारना है, तो उसके लिए आप कैसे मारोगे, कहां मारोगे, किस तरह से मारोगे उसको, ये पूरी चीज डिसीजन लेकर उसके ऊपर एक्ट करना और क्विकली एक्ट करना, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है बैडमिंटन में आपका इंप्रूव होता है। इसके अलावा आपकी कैचिंग एंड थ्रोइंग एबिलिटीज वगैरह डेवलप होती हैं। देन स्टेबिलिटी और बैलेंस, क्योंकि आपको लगातार पूरे कोर्ट में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होना पड़ता है, तो ये आप उसमें भी, और जब आप वो पर्टिकुलर शॉट ले रहे होते हैं तो दौड़ते दौड़ते आपको एक सेकंड के लिए वो रुकना है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, और उसके बाद में आपको शॉट लेना है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वगैरह और बैलेंस वगैरह जो है बना के रखना, इसमें आप अच्छे से सीखते हैं। स्पीड और एजिलिटी आपके अंदर काफी अच्छे से डेवलप होती है। आपको इधर से उधर अगर होना है तो बॉडी को जरा क्विकली मूव करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्पीड जो है इसके चलते आपके अंदर आती है। और साथ ही साथ आपके अंदर डेवलप होती है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है शरीर की क्षमता कि वो जल्दी से जल्दी या क्विकली आपका डायरेक्शन चेंज कर सके। अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, अब शटल अगर इस तरफ से आएगी तो मुझे इस तरफ से जाके उसको हिट करना पड़ेगा, उसके बाद सामने वाले ने लेट से इस तरफ मार दी, तो अब मैं एकदम से जो है यहां पे आके फिर उसको यूं हिट कर रहा हूं, फिर मैं इधर जा रहा हूं, फिर मैं इधर जा रहा हूं। अब ये पोजीशंस वगैरह में कितना जल्दी, कितना क्विकली चेंज कर पा रहा हूं, और कितना, इसके लिए फिर ये डिपेंड करता है मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है एजिलिटी में आ जाती हैं, और ये एजिलिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी जितना ज्यादा आप इस गेम वगैरह को खेलेंगे। अगला आता है जंपिंग एंड लैंडिंग स्किल्स। ऑब्वियस सी बात है, इधर से उधर उछलना कूदना पड़ रहा है तो उसमें जंपिंग और लैंडिंग स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। एंड साथ ही साथ अब यहां ये तो खैर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह के चलते फिजिकल एबिलिटी स्किल्स वगैरह हो गई। इसी के साथ साथ आपके जो मेंटल लेवल पर है डिसीजन मेकिंग और टैक्टिकल स्किल्स वगैरह डेवलप होती है, क्योंकि एकदम से आप शटलकॉक इधर उधर आ रही है, आप लगातार उसे मारे जा रहे हो, इसके चलते हो ये रहा है कि अब कहां मारना है, कैसे आपको शॉट खेलना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फाउल करोगे या फिर आप सामने वाले का पॉइंट कर दोगे या फिर उसको पॉइंट दे दोगे। आप जीतने की पोजीशन में जा रहे हो, हार रहे हो, सेट आप जीत रहे हो, हार रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पॉइंट यह है कि जो डिसीजन मेकिंग और टैक्टिकल स्किल्स वगैरह हैं ये डिपेंड करती हैं, ये आपका जो है डेवलप होती चली जाएंगी। क्विकली आपको शटलकॉक इधर से उधर मारनी है, इधर से उधर जो है आपको मूव करना है, जल्दी जल्दी जो है आपको फैसले लेने हैं और बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं है, स्प्लिट सेकंड्स में आपको जो है डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और टैक्टिकल स्किल्स वगैरह जो है आपके अंदर काफी हद तक डेवलप होती हैं अगर ये आप बैडमिंटन वगैरह जो है खेलते चले जाते हो। टैक्टिकल स्किल्स का मतलब होता है आपको अगर एट द मोमेंट जो है निर्णय लेना हो किसी भी चीज के बारे में,
कोई भी समस्या आपके सामने और उसी वक्त आपको उसी क्षण पे फैसला लेना है, तो वो आपका टैक्टिकल स्किल कहलाता है। तो इस तरीके की टैक्टिकल स्किल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज वगैरह जो हैं बैडमिंटन वगैरह खेलने से डेवलप होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, बैडमिंटन को पहले जो है पूना के नाम से या पूना के नाम से जाना जाता था, पूना या फिर पूना के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह जो थे उन्होंने ये गेम पुणे में 1860 के आसपास जो है खेलना शुरू किया था और उसके बाद में फिर ये काफी ज्यादा फेमस होता चला गया। तो शुरू में इसको पूना के नाम से जाना जाता था, मगर उसके बाद में फिर इसे बैडमिंटन बोला जाने लगा। अब ये जो नाम है बैडमिंटन, ये कहां से आता है? ये एक ड्यूक हुआ करते थे ब्यूफोर्ट के। द नेम बैडमिंटन डिराइव्स फ्रॉम द ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस इन ग्लूचेस्टशायर में एक ड्यूक हुआ करते थे, ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस, उनके नाम से फिर जो है आपने ये बैडमिंटन वर्ड उठा लिया। इसके बाद में इसकी जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ये गवर्निंग बॉडी है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1934 में। इन लोगों का काम है कि भाई आपने सारा ये जो बैडमिंटन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह और बाकी सारी चीजें ये आपको करवानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने और सारा काम। अब इसके बाद में इसने 2006 में एक नया नाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया। पहले क्या नाम था? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन 1934 से चल रही थी। 2006 में इसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया। काम वो अभी भी वही कर रही है, बस उसने अपनी रीब्रांडिंग कर ली है, अपने आप को चेंज किया है, अपना नाम वगैरह थोड़ा सा उसने बदला है। इसी के अब आगे है कि थॉमस कप, अ मेंस टीम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1948 एंड ऊबर कप, अ वुमेन्स टीम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1956। तो बैडमिंटन जो है आपने कब खेलना शुरू किया है? 1860s के आसपास से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पहले पूना बोलते थे, उसके बाद में ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस इन ग्लूकोचेस्टशायर के नाम पर आपने इसका नाम बैडमिंटन रख दिया। एंड इसके बाद में आपका 1934 में आपने एक फेडरेशन की स्थापना करी है और उसने पहली बार आपकी जो वर्ल्ड मेन बैडमिंटन चैंपियनशिप वगैरह है वो 1948 में ऑर्गेनाइज करवाई और वुमेन्स की 1956 में करवाई है। जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप आदमियों के लिए करवाई गई थी उसका नाम क्या था? थॉमस कप। और जो महिलाओं के लिए करवाई गई थी उसका नाम क्या था? ऊबर कप। ये याद रखना पड़ेगा, ये इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि पहली बार में करवाया गया था 1948। थॉमस कप पहली बार होता है। थॉमस कप क्या है, किस गेम से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और सबसे पहले कब करवाया गया था? 1948 में। ऊबर कप किससे रिलेटेड है? वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप। और कब करवाया गया था? 1956 में। इसे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सुदीरामन कप, अ वर्ल्ड मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1989। तो ये तो खैर अब आदमी और पुरुष महिलाओं की इंडिविजुअल जो चैंपियनशिप थी उसकी हमने बात कर ली कि थॉमस कप जो है वो मेंस का इंडिविजुअल है और जो आपका ऊबर कप जो है वो वुमेन का आपका इंडिविजुअल है। मगर दोनों का जो मिक्स होता है, यानी कि जिसमें एक तरफ आपकी एक महिला और एक पुरुष, एक टीम में आपके महिला और पुरुष दोनों होते हैं, ये जो आपकी मिक्स्ड चैंपियनशिप है इसका पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई गई थी 1989 में और इसका नाम था सुदीरामन कप। ठीक है जी। इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्टेड इन 1956। इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हमने करी, जो है आपका 1956 में स्टार्ट हुई थी। एंड ओलंपिक्स में जो है बैडमिंटन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इवेंट इन 1972 म्यूनिक ओलंपिक एंड एन एग्जीबिशन स्पोर्ट इन 1988 समर ओलंपिक। तो इसके बाद में इसका डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह ओलंपिक्स वगैरह में 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम से और एग्जीबिशन स्पोर्ट्स के तौर पर 1988 समर ओलंपिक के गेम से जो है ये शामिल हो गया। इट बिकेम एन ऑफिशियल समर ओलंपिक स्पोर्ट्स इन एट बार्सिलोना ओलंपिक्स इन 1992। फाइनली 1992 से जो है बैडमिंटन एक ऑफिशियल आपके ओलंपिक गेम के तौर पर शामिल किया गया है। डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पे कि यानी कि ये भी एक गेम होता है, 1972 में करवाया गया था और एग्जीबिशन के तौर पर यानी कि सिर्फ आप खेल के दिखा रहे हो शौकिया, इसमें मेडल वेडल नहीं मिल रहे हैं। 1988 तक हो रहा था। 1992 से मगर इसको आपने बोल दिया कि नहीं, अब से इसमें भी मेडल दिए जाएंगे और अब से इसमें भी जो है हम लोग आपका पार्टिसिपेशन वगैरह कॉम्पिटिटिव तौर पे करवाएंगे, जीतने वाले को गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया जाएगा। चले, तो ये तो खैर इसकी बेसिक कुछ बातें हो गई। अब इवेंट्स की बात करते हैं कि कितने तरीके के इसमें इवेंट्स होते हैं। तो मेंस एंड वुमेन्स के सिंगल दो इवेंट तो ये हो गए। ठीक है जी। एक तो महिलाओं का और पुरुषों का जो आपका सिंगल इवेंट होता है वो हो गया। इसके बाद में डबल्स होते हैं, यानी कि दो महिला और दो पुरुष की अपनी टीम्स हो गई हैं। इसके बाद में मिक्स डबल्स होते हैं कि एक टीम में एक महिला एक पुरुष है और एक टीम में एक महिला एक पुरुष है।
उसके बाद जूनियर लेवल पर बॉयज और गर्ल्स के अंडर 17 और 19 के सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स करवाए जाते हैं। सब जूनियर लेवल पर बॉयज और गर्ल्स के अंडर 13 एंड 15 में सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स करवाए जाते हैं। तो कुल मिला के हमको इतना समझ में आता है 3 तरीके से इस गेम को खेला जाता है। एक तो सिंगल यानी कि दोनों तरफ में सिर्फ एक ही एक बंदा है, दूसरे में आपका डबल्स यानी कि दोनों तरफ में 2-2 बंदे हैं, और तीसरा आपका मिक्स डबल्स यानी कि एक तरफ में एक महिला और एक पुरुष है, दूसरी तरफ में भी एक महिला एक पुरुष है। चलें आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब हम लोग बातचीत करते हैं बैडमिंटन जो इंटरनेशनल लेवल पर जब खेला जाता है तो उसके कोर्ट के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं और जो इक्विपमेंट वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं और फिर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि बैडमिंटन को एक कैसा गेम माना गया है, आउटडोर माना गया है कि इंडोर गेम माना गया है। तो बैडमिंटन जो है एक इंडोर गेम है और इसको आप इसको जो है एक कवर स्टेडियम के अंदर या फिर एक क्लोज स्टेडियम के अंदर जो है खेला जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बैडमिंटन एक आउटडोर गेम है या एक इंडोर गेम है, तो बैडमिंटन एक इंडोर गेम की कैटेगरी में आता है। इसको खेलने के लिए आपको रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, एक नेट की जरूरत पड़ती है, 2 पोस्ट की जरूरत पड़ती है और एक शटलकॉक की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस जो हैं अलग अलग चीज के, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये बैडमिंटन का कोर्ट दिखता कैसा है। ठीक है जी, ये आपका बैडमिंटन का कोर्ट है, ये उसमें नेट लगी हुई है। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर एज पर आपको ये 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं, यहां पर 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं, फिर उस तरफ में एज पे 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं और यहां पे आपको 2 लाइनें देखने को मिल रही हैं। उसके अब अंदर का जो इलाका है ये भी डिवाइडेड है। इस तरफ से आपने 2 ब्लॉक बना रखे हैं, सामने आपने एक रेक्टेंगल खाली छोड़ रखा है। यही चीज आपने सामने करिए कि सामने एक रेक्टेंगल खाली छोड़ा, उसके पीछे 2 आपने ब्लॉक बना रखे हैं और यहां पर आपने इस तरह से एक नेट लगा रखा है। ठीक है जी। इसके चारों तरफ देखिए आसपास का जो इलाका है थोड़ा सा आपने उसमें स्पेस छोड़ रखा है, थोड़ा उसमें स्पेसिंग वगैरह आपने कर रखी है। इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिकेशंस पे बातचीत करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि बैडमिंटन एक इंडोर गेम है और इसको खेलने के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए उसके अपन ने बात कर ली। 2 रैकेट लगते हैं, एक नेट लगता है, शटलकॉक लगती है और बाकी आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए पड़ता है। अब इसका जो कोर्ट होता है बैडमिंटन का, पहली चीज तो ये कि वो एक रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है और उसका टोटल एरिया कितना होता है 13.40 इंटू 6.10 मीटर्स। ठीक है जी। एंड ये 5.18 मीटर आप सिंगल्स के लिए रखते हो विद 4 मीटर वाइट और येलो लाइंस। तो इस तरीके से आपने ये बैडमिंटन का कोर्ट वगैरह अपना बना के तैयार किया है कि इसका टोटल एरिया जो है इतना होता है और इस पर जो लाइनें बनती हैं ये सारी की सारी लाइनें 4-4 सेंटीमीटर के आसपास की बनाई जाती हैं इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस वगैरह देने के लिए। अब ये टोटल जो ये जो आपका एज वाली व्हाइट लाइन है उसके अंदर के टोटल एरिया की बात हो रही है। अब आप उसमें ये वाला एरिया जो है इंक्लूड मत करिएगा जो ये बाहर की तरफ में आ रहा है। इसका जो टोटल एरिया है, जो व्हाइट लाइंस हैं इसके अंदर का जो एरिया है वो आपका टोटल होता है 13.40 इंटू 6.10 मीटर्स और अगर आप सिंगल्स खेल रहे हैं तो फिर 6.10 की जगह 5.18 मीटर, 13.40 इंटू 5.18 मीटर। और इसमें जो लाइंस खींची जाती हैं या तो व्हाइट कलर की होती हैं या येलो कलर की होती हैं और वो 4-4 सेंटीमीटर की विड्थ उसमें रखी जाती है। द हाइट ऑफ द सीलिंग फ्रॉम द कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन शैल बी 12 मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैडमिंटन जो है वो एक इंडोर गेम है, यानी कि इसको एक बंद स्टेडियम के अंदर या फिर एक बंद कोर्ट के अंदर आप खेल सकते हो। तो वो इलाका जिसमें आप बैडमिंटन खेल रहे हो अगर वो बंद स्टेडियम के अंदर है तो ग्राउंड से जो आपकी छत है या फिर जो आपकी सीलिंग है स्टेडियम की उसकी हाइट कम से कम जो है 12 मीटर होनी चाहिए अगर वहां पर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस वगैरह करवा रहे हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस अगर हो रहे हैं तो आपके ग्राउंड से बैडमिंटन जिस भी इंडोर कोर्ट में खेला जा रहा है उसकी हाइट लगभग 12 मीटर के आसपास, 12 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 12 मीटर रखनी ही पड़ेगी। चलें, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटर क्लियर स्पेस सराउंडिंग द कोर्ट। अब जो कोर्ट है आपका उसके चारों तरफ में आपको कम से कम 2 मीटर का स्पेस चारों तरफ देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहीं पे लोगों को बैठाना शुरू कर दो, यहीं पे लोग बैठकर जो है चीयर अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहां पे चारों तरफ में कम से कम 2 मीटर का जो है स्पेस दिया जाता है। 2 मीटर का कम से कम आपको स्पेस यहां पर देना होता है। 2 मीटर की स्पेस के बिना 2 मीटर का स्पेस देना कुल मिलाकर मतलब यहां पे कंपलसरी है। द पोस्ट शैल बी 1.55 मीटर इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर्ट एंड प्लेस्ड ऑन द डबल साइड लाइंस। ठीक है जी, आपका जो पोस्ट वगैरह है वो 1.55 मीटर की हाइट की होगी और डबल जो साइड लाइंस वगैरह है वहां पर आप उसे लगा देते हैं। ठीक है, आगे द नेट शैल बी ऑफ डार्क कलर विथ इट्स हाइट 1.524 मीटर एट द सेंटर। अब यहां पर आपने ये जो दोनों पोस्ट वगैरह हैं इनको इस तरीके से डबल स्लाइड लाइन पे लगा दिया, इनकी हाइट वगैरह हमने देख ली है। नेट इसके ऊपर जो लगेगा वो डार्क कलर का लगेगा।
ये जो डार्क कलर का आपका नेट लग रहा है, इसकी हाइट कितनी बताई गई है? 1.524 मीटर। और ये 1.524 मीटर कहां से नापा जा रहा है? ग्राउंड से जो टॉप वाला आपका ये जो आपका नेट का ऊपर का पोर्शन है, जो आपका टॉप का पोर्शन है, इसकी हाइट जो है 1.524 मीटर ग्राउंड से नापी जा रही है। It is 76 सेंटीमीटर इन डेप्थ एंड एटलीस्ट 6.10 मीटर इन विड्थ। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इसकी डेप्थ है ये 76 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसकी जो लेंथ रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 6.10 मीटर जो है इसकी विड्थ रखी गई है। The shuttle shall have 16 fixed feathers in the base and weigh from 4.74 to 5.50 grams। यानी कि आपकी जो शटल कॉक है, अब उसमें 16 कम से कम जो है फेदर्स होने चाहिए, 16 फेदर्स, और इसका वेट कितना होना चाहिए? 4.74 टू 5.50 ग्राम्स के आसपास। द रैकेट शेल नॉट एक्सीड 680 mm इन ओवरऑल लेंथ एंड 230 mm इन ओवरऑल विड्थ। अब आपका जो रैकेट है वो 680 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर यूं बोलूं कि 68 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। और विड्थ की बात की जाए, यानी कि उसका वो वाला पोर्शन जिसमें आपका सारा नेट बना हुआ है और जिससे आपको अल्टीमेटली हिट करना है, वो जो है 230 mm या फिर 23 सेंटीमीटर से ज्यादा ओवरऑल उसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। आप ये जो है अब कोड के बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस यहां पे बताए हुए हैं, तो हमको इतना ज्यादा इसके स्पेसिफिकेशंस देख के याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बातें अपने को दिमाग में रखनी होती हैं। ये आपकी नेट लगी हुई है, ठीक है जी। नेट के इस तरफ ये जो रेक्टेंगल का इलाका है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन, ये जो इलाका है, ये जो लाइन है इसमें, इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्विस लाइन। इसके पीछे की तरफ में ये जो लाइन आती है इसको बोला जाता है सेंटर लाइन। इसके तरफ में एक राइट सर्विस कोर्ट होता है और इसके पीछे की तरफ में आपका ये लॉन्ग सर्विस कोर्ट होता है। अब ये जो लाइन है इसको लॉन्ग सर्विस लाइन बोला जाता है। शॉर्ट सर्विस लाइन ये हो गई, ये आपका लॉन्ग सर्विस लाइन हो गई। और ये इसी लॉन्ग सर्विस लाइन से चाहे आप डबल खेल रहे हो चाहे आप सिंगल खेल रहे हो, यहीं से जो है आपकी सर्विस वगैरह की जाती है। यही चीजें आपका स्पेसिफिकेशन उस तरफ में दी गई हैं, ठीक है जी। ये आपको कुछ बेसिक थोड़ा बहुत आपको याद रखना जरूरी है। सिंगल प्ले एरिया इतना होता है, ये आपका यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक का जो पोर्शन है, इसमें आपका गेम वगैरह होता है। इसके पार आप नहीं जा सकते, इसके पार आप नहीं जा सकते, एग्जैक्टली इसी तरह से इसके पार नहीं जा सकते, इसके पार नहीं जा सकते। ये सब काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है, इसमें ऐसा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इतना पूरा जो है आपको डिटेल में इसको याद नहीं रखना, बस कुछ कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। टोटल आपकी जो विड्थ बताई हुई है, जो लाइनें हैं आपका 4-4 सेंटीमीटर की हैं, इनके बीच में आपका 42 सेंटीमीटर का गैप है। वो सारा का सारा डिस्टेंस mm में दिया हुआ है, मैं उसको सेंटीमीटर में बोल रहा हूं। यहां से लेके यहां तक आपका 2.53 मीटर है, फिर ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई, फिर 2.53 मीटर। इस तरह से एक तरफ का आपको डायमेंशंस वगैरह बताए गए। यहां से लेके यहां तक आपका 13.40 मीटर की जो है लेंथ वगैरह बताई गई है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, सबके सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्पेसिफिकेशंस याद रखना चाहिए या फिर याद रखना है। ये आपकी शॉर्ट सर्विस लाइन है, ये आपकी लॉन्ग सर्विस लाइन है, राइट सर्विस कोड, लेफ्ट सर्विस कोड, यहां पे नेट लग गया है, सिंगल लाइन फॉर डबल्स, और आपका ये लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। ये सारी बातें कुछ स्पेसिफिक अपने को ध्यान में रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है कि हमको बैडमिंटन खेलना कैसे होता है, किस तरह से बैडमिंटन खेला जाता है। तो गेम शुरू करने के पहले या फिर गेम जो है उसमें ये सारी प्रोसेस फॉलो की जाती है। सबसे पहले तो एक टॉस कंडक्ट करवाया जाता है खेल शुरू होने के पहले। गेम शुरू करने के पहले आपने एक टॉस करवा लिया। अब जो भी बंदा टॉस जीतता है वो दो चीज़ें चूज़ कर सकता है। पहली चीज़ तो ये कि वो ये चूज़ कर सकता है कि उसको सर्व करना है बैडमिंटन आपका शटल कॉक को, या फिर रिसीव करना है। मतलब ये कि उसको खड़ा होकर पहले बैडमिंटन को मारना है, या फिर सामने वाले को बोलना है कि तुम जो है शटल कॉक बैडमिंटन से शटल कॉक को मारो और मैं रिसीव करूंगा। तो ये एक तो पहली चीज आ गई कि अगर आपने टॉस जीता तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप सर्व करोगे या सर्वर रहोगे या फिर रिसीवर रहोगे। दूसरा ये कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोर्ट के किस साइड से खेलना है। ठीक है जी, आपको अगर लेट से कोर्ट दे दिया तो उसके इस तरफ से खेलना है, नेट के इस तरफ से खेलना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। टू स्टार्ट द गेम द सर्वर डिलीवर्स द सर्विस बाय हिटिंग द शटल विद द रैकेट बिलो द वेस्ट इन द डायगोनली अपोजिट सर्विस कोर्ट्स। मतलब ये कि यहां पे लेट से अगर आपने गेम शुरू करना है और यहां पे आप खड़े हुए हो, यहां से आप सर्व करोगे तो इसके डायगोनली अपोजिट जो सर्विस कोर्ट है वो आपका ये वाला इस तरफ का हिस्सा जो है उसमें आएगा, तो आप यहां पर सर्व कर सकते हो। या फिर अगर आप यहां से खड़े होकर मार रहे हो तो फिर आप इस तरफ सर्व कर सकते हो। मगर गेम शुरू करने के लिए किया यही जाता है कि जिस भी तरफ आप खड़े हुए हो, अगर आप इस वाले कोर्ट पे खड़े हो तो इसके अपोजिट डायगोनल में जो कोर्ट है आप उसकी तरफ में सर्व करते हो, और अगर आप यहां खड़े होकर कर रहे हो तो फिर यहां से जो है इस तरफ में जो है आप इसको सर्व कर
करते हो। ये अपने को याद रखना पड़ेगी ये चीज कि गेम शुरू करने के लिए जो भी बंदा शटलकॉक को मार के सर्व करेगा उसको सर्विस जो है डिलीवर करनी है बाय हिटिंग द शटल विद द रैकेट बिलो द वेस्ट। पहली चीज तो ये कि आप उसको अपनी कमर के नीचे से मारोगे, यानी कि आपको शटलकॉक को यहां कहीं नीचे की तरफ में पकड़ना है और उसके बाद में आपको जो है आपका बैडमिंटन ऊपर की तरफ उठा के उसको बैडमिंटन से जो है उसको हिट करना है वेस्ट के नीचे, यानी कि कमर के नीचे से, मतलब थोड़ा सा झुककर करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात यह कि जिस भी तरफ के कोर्ट पे आप खड़े हो उसके अल्टरनेटिव कोर्ट में जो है आपको शटलकॉक को हिट करना है। ड्यूरिंग द सर्विस इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्ट इफ द शटल इज कॉट ऑन द नेट एंड रिमेन सस्पेंडेड ऑन द टॉप ऑफ इट। अब जब आप सर्विस कर रहे हो, यानी कि जब आप शटल को जो है मार रहे हो और सामने वाला वेट कर रहा है रिसीव करने के लिए कि वो अब आपको हिट करेगा फिर से जो है शटल वगैरह जब उसके पास आएगी, ऐसी परिस्थिति में अगर आपने शटल मारी और वो शटल जो है दूसरे वाले के कोर्ट पे ना जाकर अगर आपका जो नेट है उसमें अटक गई और उसमें सस्पेंडेड रही, यानी कि नेट के उस पार गिरी नहीं, वो नेट में फंसी रह गई, तो फिर इसको एक फॉल्ट माना जाता है। या फिर आफ्टर पासिंग ओवर द नेट द शटल इज कॉट इन द नेट। अब अगर वो नेट के आपने अपनी तरफ से मारा था वो आपकी तरफ की नेट में ना फंसी मगर वो उसके उस तरफ जाकर जो है दूसरी तरफ से जो नेट है उसमें जाके फंस गई किसी तरह से, तो इसको फॉल्ट माना जाता है। इफ द सर्वर शटल इज हिट बाय द रिसीवर्स पार्टनर। अब आपकी जो सर्वर शटल है, आप लेट से अगर डबल्स खेल रहे हैं और आपने एक तरफ का जो कोर्ट है अपने वाले कोर्ट से डायगनली अपोजिट कोर्ट में मारा उसे, अब वो डायगनली अपोजिट कोर्ट में जो बंदा खड़ा है उसको जो है उस पर हिट करना है, मगर उसके पहले डबल्स में जो दूसरा पार्टनर खड़ा हुआ है उसने अगर इसको हिट कर दिया तो इसको भी जो है फॉल्ट माना जाता है। अगर आप सर्व कर रहे हैं डबल्स में और आपने एक तरफ के कोर्ट से हिट किया डायगनली अपोजिट उस तरफ जो आपकी डायगनल में जो दूसरा वाला कोर्ट है उसकी तरफ, और यानी कि यहां से खड़े होकर लेट से आपने इस तरफ मारा, अब कायदे से इस बंदे को जो है वो शॉट लेना है, उसके पहले अगर इसका जो पार्टनर है उसने शटल को हिट कर दिया तो उस कंडीशन में भी जो है इसको फॉल्ट माना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तो ये फॉल्ट हो गया सर्विस के वक्त में। अब जब आप खेल रहे होते हो, जब मतलब आपने शटलकॉक को मार दिया उसने भी आपको जो है सर्व कर दिया, अब लगातार आपका बैडमिंटन से दोनों तरफ से आपका शटलकॉक को हिट किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में जब इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जो खेल है वो शुरू हो गया है। ये पहली चीज कि सामने वाला वेट कर रहा है सर्विस का और अब आप जो है पहली बार आप शटलकॉक मार रहे हो तो वो सर्विस कहलाती है। मगर एक बार जब उसने भी आपने शटलकॉक को मार दिया उसने भी फिर पलट कर जो है हिट किया, यहां से आप भी हिट कर रहे हो, इस तरह से जब आपका एक दूसरे की तरफ से बैडमिंटन से जब शटलकॉक को मारना शुरू कर चुके हो तब इसको बोला जाता है कि अब प्ले शुरू हो चुका है। इसमें फॉल्ट तब माना जाता है इफ द शटल लैंड्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कोर्ट। आपने हिट किया और वो शटल जो है कोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिर गई, मतलब ये कि ये जो आपकी ये जो व्हाइट लाइन बनी हुई है इसके चारों तरफ में कहीं पे भी अगर बाहर की तरफ में अगर आपकी शटलकॉक गिर गई तो उसको जो है फॉल्ट माना जाता है, ठीक है। पहली चीज, इफ इट फेल्स टू पास ओवर द नेट। अगर आपने जो है शटलकॉक हिट करी मगर वो आप ही के कोर्ट में गिर गई और वो नेट को पार ना कर पाई तो इसको एक फॉल्ट माना जाता है। इफ it touches the ceiling or side walls or if it touches the player or the dress of a player। अब अगर आपने इतना ऊंचा उसको मार दिया, आपने लेट से शटलकॉक को यूं पकड़ा और आपने यूं मार दिया और वो पता चला कि ऊपर जाके वो सीलिंग से टकरा गई आपका जो इंडोर कोर्ट था, तब भी इसको फॉल्ट माना जाएगा, पहली चीज। या फिर आपके इस तरफ और इस तरफ चारों तरफ की आपकी जो साइड वॉल्स हैं, अब आपने इतना तेज मार दिया शटलकॉक की वो आपका साइड वॉल से जाके टकरा गया तो उसको फॉल्ट माना जाएगा। या फिर अगर वो आपको टच कर जाता है या फिर आपकी ड्रेस को कहीं पर टच कर जाता है तो फिर जो है उसको एक फॉल्ट माना जाएगा। तो इतने तरीके के आपके फॉल्ट्स होते हैं, इनको अपने को ध्यान में रखना है। सर्विस के वक्त में कौन से फॉल्ट होते हैं? अगर आपने सर्विस करी और आपके वो नेट में फंसा रह गया तब, या फिर जिस बंदे को आपने सर्विस करी थी उसके पार्टनर ने उसको हिट कर दिया तो उसको फॉल्ट माना जाता है। इसके बाद में आपका प्ले के वक्त में इसको कब फॉल्ट माना जाता है कि आपने आपका शटलकॉक कोर्ट के बाहर गिरा दी, ऊपर या तो सीलिंग में मार दी या चारों तरफ की दीवारों में मार दी या फिर वो आपकी बॉडी से टच हो गई या आपके कपड़ों से टच हो गई। इतने जो है फॉल्ट्स वगैरह इसमें माने जाते हैं। चलें अब हम लोग एक एक करके ये देखते हैं कि ये गेम में किस तरीके से ये गेम जो है खेला जाता है। सबसे पहले सिंगल्स की बात कर लेते हैं कि सिंगल्स में ये गेम कैसे खेला जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम 0-0। अब जब गेम शुरू होता है यानी कि जब दोनों तरफ से स्कोर जो है बराबर है और 0 है, तब when the server score is even the server serves from the right service court। एक बार अब आपका गेम शुरू हो गया तब,
यानी कि जब आपका जब दोनों प्लेयर्स का स्कोर 0-0 है तब, और इसके अलावा अगर जो स्कोर है वो इवन चल रहा है, ठीक है, तब, यानी कि दोनों का स्कोर 2-2 है या 2-4 है, 6-4 है, 6-8 है, इस तरीके की कंडीशन अगर चल रही है तब दोनों कंडीशंस में आपका जो सर्वर है वो राइट सर्विस कोर्ट से आपका सर्विस करता है। यानी कि कोर्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है वो यहां पे खड़ा होकर आपका शटलकॉक को हिट करेगा। ये ध्यान रखना है, ये अपने को पूछा जा सकता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम 0-0 पर व्हेन द सर्वर स्कोर इज इवन द सर्वर सर्व्स फ्रॉम द राइट सर्विस कोर्ट, यानी कि आपका जो सर्विस है वो राइट सर्विस कोर्ट से शुरू की जाती है। एंड इसके अलावा जब इवन वाली स्थिति आ जाती है तब भी आपका, या फिर जब स्कोर इवन हो जाते हैं, इवन नंबर में चलते हैं, तब भी आपका राइट सर्विस कोर्ट से सर्व किया जाता है। अब जब आपका सर्वर का स्कोर जो है ऑड होता है, जब सर्वर का स्कोर जो है वो ऑड होता है, यानी कि या तो शुरू में जब आपका गेम शुरू हो रहा था 0-0 पे तब आप राइट सर्विस कोर्ट से हिट कर रहे थे, या फिर जब आपका सामने वाला सर्व कर रहा है और उसका स्कोर जो है इवन है तब वो राइट सर्विस कोर्ट से हिट से सर्व करता है। दूसरा, जब आपका सर्वर का स्कोर ऑड है, यानी कि 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, इस तरीके से, तब जो सर्वर है वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट से हिट करता है। ये अपने को याद रखना है स्टार्ट में। और जब आपके सर्वर का स्कोर इवन है तब आप क्या कर रहे हो, तब आप राइट सर्विस कोर्ट से आपका सर्व कर रहे हो, और जब आपका स्कोर ऑड है तब आप क्या कर रहे हो, तब आप लेफ्ट सर्विस कोर्ट से आपका जो लेफ्ट सर्विस कोर्ट है वहां से आप सर्व कर रहे हो। ये अपने को ध्यान रखना है। इफ द सर्वर विंस अ रैली द सर्वर स्कोर्स अ पॉइंट एंड देन सर्व्स अगेन फ्रॉम द अल्टरनेटिव सर्विस कोर्ट। मतलब ये कि आपने अब जो है आपने जो शटलकॉक को हिट किया, सामने वाले ने फिर उसको हिट किया, आपने फिर हिट किया, उसने फिर हिट किया, अब इस तरह से आपके बीच में गेम चल रहा है, इसको बोला जाता है रैली। अब लेट्स से आपने इस रैली को ब्रेक करते हुए सामने वाले के कोर्ट में आपका शटलकॉक जो है उसको गिरा दिया, तो फिर ये बोला जाएगा कि ये जो रैली है आपके बंदे ने जीत ली है, ठीक है जी। अब लेट्स से मैंने आपका शटलकॉक को आपका सर्व किया था, उसके बाद में हमारी रैली शुरू हो गई, वो भी हिट करने लगा मेरा अपोनेंट, मैं भी हिट करने लगा, करते 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 एक अच्छी खासी रिदम बन गई या फिर एक अच्छी खासी रैली बन गई। उसके बाद में मैंने एक सर्व किया और उसके कोर्ट में शटलकॉक को गिरा दिया, तो फिर यह बोला जाएगा कि सर्वर जो है उसने रैली को जीत लिया है, सर्वर जो है ही हैज वॉन द रैली। इस कंडीशन में जो आपका सर्वर है उसको एक पॉइंट मिल जाएगा और अब उसके पास में चांस है कि वो फिर से आपका शटलकॉक को सर्व कर सकता है, मगर इस बार वो उसके अल्टरनेटिव कोर्ट से जो है सर्व करेगा। जिस कोर्ट से उसने सबसे पहले शुरू किया था, सर्व किया था, उसके अल्टरनेटिव कोर्ट से वो सर्व करेगा। यानी कि अगर उसने राइट सर्विस कोर्ट से किया था तो फिर अब वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट से करेगा, और अगर लेफ्ट सर्विस कोर्ट से उसने शुरू किया था तो फिर वो उसको राइट सर्विस कोर्ट से जो है सर्व करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। लेट्स से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट से आपने यहां से सर्व करना शुरू किया था, सामने वाला यहां खड़ा था, अब आपके बीच में जो है शटलकॉक की मारामारी चल रही है, शटलकॉक दोनों तरफ से हिट हो रही है, इसको बोला गया रैली। इसके बाद में सामने वाले ने लेट से उसके इस तरफ में कोर्ट में आपका शटलकॉक गिरा दिया। अब क्योंकि ये सर्वर था और सर्वर ने जो है शटलकॉक आपके अपोनेंट के उस तरफ में गिरा दिया है कोर्ट में, तो ये बोला जाएगा कि सर्वर ने रैली जीत ली है। ऐसी परिस्थिति में इसको फिर से अब सर्व करने का मौका मिलेगा, और पहली बार इसने सर्व कहां से किया था, राइट सर्विस कोर्ट से, तो अब ये कहां से सर्व करेगा, लेफ्ट सर्विस कोर्ट से। इसी का उल्टा कर लेते हैं कि अगर सामने वाला जो है जो रिसीव कर रहा था, अगर उसने जीत लिया तो क्या होगा। अगर रिसीवर ने रैली जीत ली तो फिर उसको जो है वो उसको पॉइंट मिल जाएगा, और अब वो जो है नया सर्वर बन जाएगा, और अब वो जो है वो सर्व कर सकता है जिस भी कोर्ट से वो चाहता है। द प्लेयर नीड्स टू सर्व फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सर्विस कोर्ट, लेफ्ट इफ देयर स्कोर इज ऑड एंड राइट इफ देयर स्कोर इज इवन। एंड ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि अब जब आपका गेम चल रहा है तो सर्विस जब आपको मिलेगी, अगर आपका स्कोर ऑड है तो आपने कहां से सर्व करना है, तब आपने सर्व करना है आपका लेफ्ट वाले सर्विस कोर्ट से, और अगर आपका स्कोर इवन है तो आपने कहां से सर्व करना है, तब आपको सर्व करना है आपका राइट सर्विस कोर्ट से। ये अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ध्यान रखने। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हो रहा है गेम की शुरुआत में, जब दोनों जो आपके प्लेयर्स हैं उनका स्कोर बराबर है, या फिर ऐसी परिस्थिति में जब आपका सर्वर जो आदमी अब सर्व करने वाला है, जो शटलकॉक को सबसे पहले मार के आपका सर्विस शुरू करेगा, गेम शुरू करेगा, उसका स्कोर अगर इवन है, दोनों परिस्थितियों में सर्वर कहां से सर्व करता है, राइट सर्विस कोर्ट से। राइट सर्विस कोर्ट आपको कहां पे देखने को मिलता है, यहां पे। ये आपका एक उसका पूरा हिस्सा हो गया, उसमें ये एक लाइन हो गई और एक ये इसके इस तरफ का जो हिस्सा है ये आपका राइट सर्विस कोर्ट है। एक बार फिर देख लेते हैं, यहां पर ये आपका राइट सर्विस कोर्ट है, वो आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट है, ये उसके पहले का रेक्टेंगल वगैरह है। तो जब आपका गेम शुरू होता है
ध्यान रखना है इस चीज को, जब आपका गेम शुरू होता है या फिर जब आपके सर्वर का स्कोर इवन है तब कहां से सर्व किया जा रहा है, राइट सर्विस कोड से। जब आपका स्कोर ऑड है तब कहां से सर्व किया जा रहा है, लेफ्ट सर्विस कोड से। अगर आपके सर्वर ने एक रैली को जीत लिया, रैली क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो एक पॉइंट स्कोर कर लेता है, और जब शुरुआत में उसने सर्विस जहां से करी थी, ये जो रैली शुरू हुई थी उसकी जो सर्विस उसने जहां से करी थी उसके अल्टरनेटिव कोड से वो सर्व करेगा। इसी तरह से अगर आपका रिसीवर रैली जीत जाता है तो फिर वो नया सर्वर बन जाएगा और अपनी मर्जी का जो भी वो जिस भी कोड से वो चाहे वो सर्व करना आपका शुरू कर सकता है। द प्लेयर, अब ये अपने को ध्यान रखना है, जब आपका स्कोर ऑड है तब आप जो है लेफ्ट से सर्व करोगे, और जब आपका स्कोर इवन है तब आप इसको राइट वाला जो आपका सर्विस कोड है वहां से आप सर्व करोगे। चलें, तो ये तो सिंगल्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। अब हम लोग डबल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अब डबल्स के रूल्स की बात कर लेते हैं। डबल्स में अब होता यह है कि हर साइड आपके दो दो प्लेयर्स आ जाते हैं, मगर सर्विस जो है अभी भी एक ही मिलती है। आप ये नहीं है कि दो दो सर्विसेज करोगे, एक व्यक्ति एक ही सर्विस आपको मिलेगी गेम वगैरह शुरू करने के लिए। हालांकि ये ज़रूर है कि अब अगर आपकी एक बार जो है एक तरफ के एक बंदे ने सर्विस करी है तो सेकेंड टाइम अब जब भी इनको सर्विस मिलेगी तो इनका दूसरा वाला जो बंदा था प्लेयर नंबर 2 जो है वो सर्व करेगा। उसके बाद अगर फिर से इनके पास में सर्विस आएगी तो प्लेयर नंबर 1 के पास में जाएगी। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये आपका कोर्ट है, ये कोर्ट के एक तरफ प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2, यहां पे प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2। अब यहां पर लेट से इस वाली टीम को आपने सर्व, ये आपकी टीम नंबर ए है, ये टीम नंबर बी है। अब टीम नंबर ए जो है अगर वो सर्व कर रही है और उसके पहले प्लेयर ने सर्विस करी है तो सेकेंड टाइम इस टीम को जब भी सर्विस मिलेगी तो इसका प्लेयर नंबर 2 सर्व करेगा, और उसके बाद थर्ड टाइम जब इनके पास सर्विस आएगी तब फिर से आपका प्लेयर नंबर 1 जो है सर्विस करेगा, और उसके बाद में फिर ये प्लेयर नंबर 2 एंड इस तरह से चलेगा। कहने का मतलब यह है कि सर्विस वगैरह जो है कंसेक्यूटिवली एक से दूसरे प्लेयर को एक ही टीम में पास ऑन होती रहती है। यानी कि यह मतलब नहीं है इसका कि एक ही बंदा जो है लगातार सर्विस करता रहेगा, दोनों को जो है बराबर का मौका सर्विस करने में मिलता है। ठीक है जी। अब शुरुआत में जब आपका गेम में स्कोर जो है 0-0 है या फिर इवन है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी आपका जो सर्वर जो भी सर्व करेगा वो राइट सर्विस कोड से सर्व करता है, एंड जब आपका स्कोर ऑड हो जाता है तब आपका वो लेफ्ट सर्विस कोड से सर्व करता है। याद रखना, जब गेम शुरू होता है तब आप राइट सर्विस कोड से सर्व कर रहे हो, और जब आपका स्कोर इवन है तब आप राइट सर्विस कोड से सर्व कर रहे हो, और जब आपका स्कोर ऑड हो जाता है तब आप अपना लेफ्ट सर्विस कोड से जो है सर्व करते हो। अब लेट से आपका जो सर्विंग साइड है उसने रैली को जीत लिया, आपने बॉल को शटलकॉक को मारा, शटलकॉक उसने भी मारा, आपने भी मारा, अब ये प्रोसेस जो है चलने लगी। अल्टीमेटली ये प्रोसेस या फिर रिदम जब टूटेगी तो हम लोग ये बोलेंगे, और आप जो है लेट से सामने वाले के कोर्ट में आपने आपका जो शटलकॉक है उसको गिरा दिया, तो इस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि आपने रैली जीत ली है। तो जब एक सर्विंग साइड एक रैली जीत लेता है तो सर्विंग साइड को एक पॉइंट मिल जाता है, सर्विंग साइड जो है वो एक पॉइंट को स्कोर कर लेता है और उसको फिर से जो है अब सर्व करने का मौका मिलता है। मगर इस सर्विंग साइड ने जब ये सर्विस शुरू करी थी तब वो जिस तरफ के कोर्ट पे खड़ा था उसके अल्टरनेटिव कोर्ट पर उसको खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि अगर वो राइट सर्विस कोर्ट पे खड़ा था तो वो उसके लेफ्ट सर्विस कोर्ट से सर्व करेगा, और अगर वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट पर खड़ा था तो वो उसके राइट सर्विस कोर्ट से जो है सर्व करेगा। आप सपोज कर लीजिए कि आपका रिसीविंग साइड वालों ने रैली को जीत लिया, यानी कि आपने सर्व किया था मगर उन्होंने अल्टीमेटली ये जो भी आपकी रैली बनी उसके बाद में शटलकॉक आपकी तरफ में गिरा दिया, तो आपका जो रिसीविंग साइड है उन्होंने आपका रैली को जीत लिया है। ऐसी परिस्थिति में यह बोला जाएगा कि आपका जो रिसीविंग साइड है उसने पॉइंट स्कोर कर लिया है, एंड अब वो जो है वो नए सर्विंग साइड बन जाएंगे। जो आपका रिसीविंग साइड है वो एक नया आपका जो नया सर्विंग साइड है वो बन जाएगा, और अब वो लोग जो है अब आपका जो अगली सर्विस है वो लोग करेंगे। द प्लेयर डू नॉट चेंज देयर रिस्पेक्टिव सर्विस कोड अंटिल दे विन अ पॉइंट व्हेन द साइड इज सर्विंग। अब लेट्स से आपका ये दोनों टीम्स खेल रही हैं, आपका प्लेयर नंबर 1 एक तरफ के सर्विस कोड पे खड़ा है, प्लेयर नंबर 2 एक तरफ के सर्विस कोड पे खड़ा है। यहां पे प्लेयर नंबर 1 खड़ा है, प्लेयर नंबर 2, ये टीम नंबर बी है, ये टीम नंबर ए है। अब ये यहां से सर्व कर रहा है, ये यहां से खेल रहा है, ये यहां से खेल रहा है, तो ये दोनों अपनी मर्जी से जो है अपने सर्विस कोड नहीं चेंज कर सकते। ये याद रखना है, प्लेयर्स डू नॉट चेंज देयर रिस्पेक्टिव सर्विस कोड्स अंटिल दे विन अ पॉइंट। जब तक इन दोनों की जो टीम है ये एक पॉइंट ना स्कोर कर लें, यानी कि जब तक ये लोग एक रैली स्कोर ना कर लें, या फिर यूं बोलूं कि जब तक ये उस तरफ में शटलकॉक ना गिरा दें तब तक ये लोग अपने सर्विस
सर्विस कोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। यानी कि 2 यहां पर आके खेलने लगे और 1 यहां चला जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक आपने पॉइंट नहीं जीता है तब तक आप अपना रिस्पेक्टिव सर्विंग कोर्ट नहीं छोड़ सकते। बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं। अब कैसे क्या पॉइंट स्कोर किए जाते हैं वो सारी बात हम लोग इसके बात करेंगे, मगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब आप सिंगल्स खेल रहे हैं तब क्या क्या बातें हो रही हैं, और डबल्स में जब आप खेल रहे हैं तब आपको किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्कोरिंग सिस्टम की बात करते हैं कि बैडमिंटन में ये स्कोरिंग किस तरह से की जाती है। हमने ये देख लिया कि सर्व होता है तो आपको जब आपका गेम शुरू करना है तब आपको वेस्ट के नीचे से सर्व करना है। राइट वाले कोर्ट से आप शुरू करते हो, ऑड वाले अगर ऑड नंबर, अगर आप इवन पर हो तब भी आप राइट सर्विस कोर्ट से करते हो, ऑड पर हो तो फिर आपका जो है आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट से करते हो। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। आपने अगर आपका रैली जीत ली है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपका जो सर्विस कोर्ट होता है वो अल्टरनेटिव हो जाता है, बदल जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब पॉइंट्स की स्कोरिंग कैसे होती है, डिसाइड कैसे होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक जो मैच होता है बेस्ट ऑफ 3 गेम्स को लेकर चलता है। यानी कि बैडमिंटन का कोई भी एक मैच, उसमें बेसिकली आप 3 गेम खेलते हो और हर एक जो गेम होता है वो 21 पॉइंट का होता है। हम लोगों ने अभी तक क्या बात करी कि हम लोग ये आपका शटलकॉक सर्व करते जाएंगे, जो भी आपका शटलकॉक को गिरा देगा दूसरे वाले की तरफ में वो एक पॉइंट स्कोर करेगा। ऐसे कुल मिला के 21 पॉइंट का आपका एक गेम बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन आएगा आगे। 21 पॉइंट का आपका एक गेम बनता है। ऐसे कुल मिलाकर आपको 3 गेम खेलना होते हैं। अब इन 3 गेम का बेस्ट, यानी कि इन 3 में से मैक्सिमम अगर जिस बंदे ने 2 गेम जीते हैं या फिर वो जो है आपका विनर बनता है, तो बेस्ट ऑफ 3 जो है ये चीज आपका निकल कर आती है। मैच कंसिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 3 गेम्स ऑफ 21 पॉइंट ईच। एक गेम में 21 पॉइंट होते हैं कुल मिलाकर, और इस तरीके के 3 गेम होते हैं, और इन 3 गेमों का जो बेस्ट है उसके तो ये 3 गेमों से आपका मैच बनता है, और फिर जो है आपका जो भी इनमें से 2 गेम कम से कम जीत लेता है या 3 गेम जीत लेता है वो जो है आपका बंदा निकल कर आता है विनर के तौर पर। एवरी टाइम देयर इज अ सर्व, देयर इज अ पॉइंट स्कोर। ठीक है, द साइड विनिंग अ रैली एड्स अ पॉइंट टू इट्स स्कोर। अब हर बार जब आप सर्व करते हो तो आप एक पॉइंट स्कोर कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात यह कि अगर आपने एक रैली जीत ली है तब भी आपके स्कोर में एक पॉइंट ऐड होता चला जाता है। अब इस तरह से पॉइंट स्कोर करते 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 लेट्स से दोनों साइड अगर 20-20 पे पहुंच गए, अगर 20 ऑल का स्कोर बन गया, मतलब यह कि अगर इसके भी 20 है और इसके भी 20 है, ऐसी कंडीशन में अगला पॉइंट जो बंदा जीतेगा यानी कि 21वां पॉइंट, उसको विनर नहीं माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर सामने वाले किसी एक बंदे के 19 हैं या 18 हैं या 17 पॉइंट हैं और दूसरे वाले ने आपका 21वां पॉइंट स्कोर कर दिया, तब तो वो विनर बन जाएगा। मगर लेट्स से सपोज कर लीजिए दोनों वाले दोनों जो आपके प्लेयर्स हैं वो 20 पॉइंट्स पर आकर रुक गए। ऐसी परिस्थिति में जो भी अगला बंदा अगला पॉइंट स्कोर करेगा वो उसका 21 पॉइंट्स हो जाएंगे। कायदे से उसको विनर बनना चाहिए मगर उसको विनर नहीं माना जाता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि स्कोर 20 ऑल हो गया, यानी कि 20 पर आके बराबर हो गया है, ऐसी परिस्थिति में आप जो भी साइड इसके बाद में कंसेक्यूटिवली 2 पॉइंट जीतेगा उसको जो है माना जाता है कि उसने गेम जीत लिया। यानी कि अगर आपने लेट्स से आप 20 पे पहुंच गए हो, इनमें से किसी को भी अगर जीतना है तो लगातार 2 पॉइंट्स की लीड बनाना पड़ेगी, यानी कि 20 जब होगा तब इसको विनर माना जाएगा। लेट्स से कि सामने वाले ने आपका 21 स्कोर कर लिया, इसका 20 है, तब ये विनर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में गेम अपना आगे चलता रहेगा। अब इसका 21 है और इसका भी 21 हो गया तो फिर गेम अभी आगे और बढ़ेगा। इसका लेट्स से 22 हो गया, इसका 21 है, तो भी अब गेम जो है चलता रहेगा। आपको अल्टीमेटली 2 पॉइंट की लीड लेना पड़ेगी, या तो 23-21 हो जाए या 24-26 हो जाए। इस तरीके से जो है अब आपको कम से कम किसी भी एक बंदे को लगातार 2 पॉइंट जीतना पड़ेंगे या 2 पॉइंट्स की लीड लेना पड़ेगी, तब जो है उसको विनर माना जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये गेम 20-20 के आगे भी चलता रहा और होते 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 अल्टीमेटली दोनों प्लेयर में से कोई हार ही नहीं रहा और ये दोनों 29 पे पहुंच गए, 29 पॉइंट तक जो है आपका गेम खिंच गया। इसके बाद में जरूर है कि अब अगला बंदा जो भी 30वां पॉइंट स्कोर कर लेगा उसको विनर माना जाता है। जो भी 30th पॉइंट स्कोर कर लेगा उसको विनर माना जाएगा। मगर उसके पहले अगर कोई 1 पॉइंट की लीड ले लेता है तो उसको विनर नहीं माना जाता। अब ये कंफ्यूजिंग बहुत है, इसलिए इसको हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं। मगर शुरू से जो है हम लोग इसके आपका रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस पॉइंट को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। पहला बात क्या है कि आपके बैडमिंटन के एक मैच में 3 गेम होते हैं। हर एक गेम कितने कितने का होता है? 21 पॉइंट का होता है। हर बार जब एक व्यक्ति सर्व करता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाता है। हर बार जो बंदा आपका सर्व कर रहा है उसको 1 पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह
तरह से वो व्यक्ति एवरी टाइम देयर इज अ सर्व देयर इज अ पॉइंट स्कोर, ठीक है जी। इसी तरह से हर एक व्यक्ति जो आपका एक रैली को जीतता है उसको एक पॉइंट मिल जाता है, यानी कि आपके बीच में आपका सर्विस वगैरह चल रही है और आपने अल्टीमेटली सर्विस को ब्रेक करते हुए उसके सामने अपने अपोनेंट के कोर्ट में अगर आपने शटलकॉक को गिरा दिया तो ऐसी कंडीशन में आप एक पॉइंट स्कोर कर लेते हो। जब आप सर्व कर रहे हो तब भी आप एक पॉइंट स्कोर करते हो और जब आप एक रैली जीत लेते हो तब भी आप एक पॉइंट स्कोर करते हो। ऐसे करते 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 लेट्स से आपका स्कोर जो है दोनों प्लेयर्स का लेट से किसी एक प्लेयर का स्कोर 18 हो गया और किसी एक प्लेयर का स्कोर 20 हो गया। अब इसके जस्ट बाद में इसने अगर एक आपका अगला पॉइंट स्कोर कर दिया 21, तब तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो प्लेयर है जिसने 21 पॉइंट स्कोर किया है वो आपका गेम जीत गया। आपका मैच नहीं जीता मगर जो ये गेम चल रहा है वो गेम वो जीत गया है। लेट से कि यहां पे स्कोर है आपका 15 और 20 और उसने 21वां पॉइंट स्कोर कर दिया, तब भी हम लोग बोलेंगे कि गेम जीत गया है। लेट से इसका स्कोर 17 है और इसका 21 हो गया, तब भी हम लोग बोलेंगे कि इसने गेम जीत लिया है। मगर सपोज कर लीजिए कि दोनों खेलते खेलते 20-20 पे पहुंच गए, दोनों का स्कोर जो है बराबर हो गया, इसको बोला जाता है 20 ऑल। इस परिस्थिति में अब जो इन दोनों में से अगला पॉइंट जिसने भी स्कोर किया उसके 21 हो गए, तो कायदे से उसको जीतना चाहिए, मगर इस परिस्थिति में विनर नहीं माना जाता। अब अगर स्कोर आपका 20-20 पर टाई हो जाता है या 20 ऑल आ जाता है, इसके बाद में आपको लगातार 2 पॉइंट जीतना पड़ेंगे, तब आपको विनर माना जाएगा। यानी कि अब आपको 22 पॉइंट करना पड़ेंगे, 22-20 करना पड़ेगा, तब आपका विनर माना जाएगा। लेट से सामने वाले ने 22 कर लिया मगर उसके पहले इस वाले ने भी एक पॉइंट जीत लिया था, तो 22-21 हो गया। अभी भी में से कोई विनर नहीं है। इस परिस्थिति में जीतने के लिए अब इसको 23-21 करना पड़ेगा, या फिर अगर लेट से इसने 23 कर लिया तो फिर इसको 23-25 करना पड़ेगा, इस तरीके से। अब यहां से गेम आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 2 पॉइंट की लीड किसी के पास में भी नहीं आ रही, लगातार 2 पॉइंट की लीड किसी के पास में आ गई तब तो विनर हो जाएगा। मगर अगर ये गेम बढ़ता जा रहा है और 2 पॉइंट की लीड किसी के पास में भी नहीं आ रही, करते करते आपका स्कोर पहुंच गया 29-29। अब अगर 29-29 तक आपका स्कोर पहुंच गया और अभी भी जो है कोई बंदा जीत कर नहीं आया, 2 पॉइंट की लीड नहीं ले पाया, तो इसके बाद में ये होता है 29-29 पर जाने के बाद में कि अब जो भी बंदा 30वां पॉइंट स्कोर करता है, 30th पॉइंट अब जो भी स्कोर करेगा उसको जो है हम लोग विनर मान लेते हैं। अब आप बोलोगे कि यहां तो 2 पॉइंट की लीड नहीं है, मगर ये रूल है कि 29th पॉइंट के पहले पहले अगर 2 पॉइंट की लीड कोई भी एक बंदा ले लेता है तब उसको हम लोग विनर मानते हैं। बट लेट्स से कि 29-29 तक आप पहुंच गए और किसी के पास में भी जो है 2 पॉइंट की लीड नहीं आई, तो 29 के बाद में 30th पॉइंट जो भी स्कोर करेगा वो जो है अब यहां पे विनर माना जाएगा और वो जो है आपका गेम जीत लेगा। मैं पूरे मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो 3 गेम होते हैं उसमें से जो भी गेम चल रहा है वो उस गेम को जीत लेगा। इस तरीके से इसको याद रखना है। द साइड विनिंग अ गेम सर्व्स द फर्स्ट इन द नेक्स्ट गेम। अब 3 गेम होते हैं, एक बंदे ने, एक जो आपका टीम है या फिर एक जो साइड है, सिंगल खेल रहे हो, डबल खेल रहे हो, मिक्स डबल खेल रहे हो, उन्होंने आपका एक गेम जीत लिया, तो अब जो अगला गेम आपका शुरू होगा उसमें उनको जो है पहले सर्व करने का मौका मिलता है। वो जो आपका जो विनिंग साइड होती है एक गेम की, वो दूसरे गेम में आपका सर्व करती है, ये याद रखना है। इसी तरीके से जब आपका लीडिंग स्कोर 11 पहुंच जाता है, प्लेयर्स हैव अ 60 सेकंड्स इंटरवल, यानी कि दोनों टीमें खेल रही हैं, उनमें से अगर कोई जो है 11 के स्कोर तक पहुंच गया, 11-11 पहुंच गया, 11-10, 11-9, 11-8, डजंट मैटर, 11 का स्कोर जैसे ही आता है तो वैसे ही आपके जो प्लेयर्स उनको 60 सेकंड का एक इंटरवल मिलता है, 1 मिनट का उनको ब्रेक मिलता है। इसी तरह से आपका जो इस तरीके के आपके कुल मिला के 2 मिनट का जो है इंटरवल अलाउ किया जाता है हर एक गेम के बीच में, यानी कि एक गेम आपका खत्म हुआ, अब उसका अगला गेम आपको शुरू करना है, तो अगला गेम जो शुरू होगा और ये जो गेम खत्म हुआ इसके बीच में मैक्सिमम आपका 2 मिनट का आपको इंटरवल या फिर ब्रेक मिलता है। तो पहली चीज क्या, आपने 0-0 से खेलना शुरू किया, करते करते या तो कोई एक प्लेयर 11 पे पहुंच जाए या फिर दोनों प्लेयर 11 पे पहुंच जाए। तो जैसे ही कोई एक प्लेयर या फिर दोनों प्लेयर भी, एक प्लेयर अगर आपका 11 पे पहुंचता है, वैसे ही आपको 60 सेकंड का एक ब्रेक मिलता है एक गेम में। एक गेम आपका खत्म हुआ, उसके बाद में अब आपका जो अगला गेम शुरू होना है उसके पहले आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। और जो तीसरा वाला गेम होता है उसमें प्लेयर्स अपने जैसे ही 11 का पॉइंट स्कोर करते हैं उसके बाद में 60 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद में अपना जो कोर्ट होता है वो चेंज कर लेते हैं। मतलब ये कि ये आपका तीसरा गेम चल रहा है, ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है। जैसे ही इनके 11 पॉइंट्स हुए उसके बाद में 60 सेकंड का ब्रेक आया, उसके बाद में प्लेयर 2 जो है वो यहां चला जाता है और प्लेयर 1 जो है यहां चला जाता है। ये लोग अपना सर्विस कोड्स वगैरह जो है चेंज कर लेते हैं। प्लेयर चेंजेस एंड्स व्हेन द लीडिंग स्कोर रीचेस 11 पॉइंट्स, ये अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे जो फंडामेंटल स्किल्स का यूज़ होता है बैडमिंटन में उसके बारे में, यानी कि वो सारे तरीके या वो सारी टेक्निक्स वगैरह जिससे आप सर्व करते हैं,
आपका रैली वगैरह को खेलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो किस तरह से की जाती हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स वगैरह जो हैं उनके बारे में बात करनी है। इनका हमको एनसीईआरटी में नाम मेंशन किया गया है, तो हमको इनके नाम वगैरह जो हैं पता रखने हैं, कौन सा स्ट्रोक किसके लिए खेला जाता है, इतना जो है हमको अंदाज़ा इसके बारे में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैडमिंटन में कई सारे रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक्स यानी कि क्या, वो तरीका, वो मेथड जिसकी मदद से आप शटलकॉक को आपका जो बैट है उससे हिट करते हैं और सामने वाले को या तो सर्व कर रहे हैं या फिर उसके साथ में रैली खेल रहे हैं, जो भी है उसके लिए जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक आप लगाते हैं उसे स्ट्रोक बोला जाता है। अब इसमें जो सर्विसेज की जाती हैं वो कई सारे तरीके, उसमें अब कई सारे जो स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया। अगर आपको आपके अपोनेंट को सर्व करना है, सर्विस करनी है, गेम की शुरुआत में आप सर्विस कर रहे हो या फिर आपने एक पॉइंट स्कोर कर लिया है और उसके बाद में अगर आप सर्विस कर रहे हो तो उसके लिए 5 स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपका हाई सर्व आता है, उसके बाद में बैक हैंड लो सर्व, फिर आता है बैक हैंड फ्लिक सर्व, देन फोर हैंड लो सर्व और उसके बाद में फोर हैंड फ्लिक सर्व। ये 5 तरीके के जो स्ट्रोक्स वगैरह हैं जो बेसिक स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है सर्विस करने के लिए। ये याद रखिएगा, इनका आप जनरली जो आप रैली खेल रहे हो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आप सर्विस करते हो। तो सर्विस के स्ट्रोक्स, ये 5 तरीके के स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं जब जिनकी मदद से आप सर्विस वगैरह को करते हो। ये एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, लिखने के लिए आ सकता है कि जब आप सर्विस करते हो बैडमिंटन में तो कितने तरीके के स्ट्रोक्स हैं। अब इनके बारे में एनसीईआरटी में अपने को डिटेल में नहीं बताया, मगर अपने को इनके नाम वगैरह पता कम से कम होने चाहिए क्योंकि इनके नामों का जो जिक्र है वो एनसीईआरटी में किया गया। हाई सर्व, बैक हैंड लो सर्व, बैक हैंड फ्लिक सर्व, फोर हैंड लो सर्व एंड फोर हैंड फ्लिक सर्व। ये आपके 5 तरीके के सर्व्स होते हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरीके से आपका अगर बैक हैंड से आप सर्व मार रहे हो तो कुछ इस तरीके से जो है पकड़ा जाता है। आपका बैट जो है आप इसको कुछ इस तरीके से पकड़ते हो जब आप बैक हैंड से सर्व कर रहे हो। फोर हैंड से सर्व कर रहे हो तब तो पता ही है कि सीधा सीधा पकड़ के आपको फिर यूं खेलना है, मगर जब बैक हैंड से पकड़ते हो तब उसका पोस्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपको जो एनसीईआरटी में फोटोग्राफ दिया गया वो कुछ इस तरह से बताया गया। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने ये वाली फोटोग्राफ डाली है। इसमें देखें इस प्लेयर के हाथ को किस तरह से इसने अपने थंब को एक तरफ रखा हुआ है, हाथ से ग्रिप किस तरह से बनाई हुई है और किस तरह से जो है उसने उसको पकड़ा हुआ है सर्व वगैरह करने के लिए। चलें अगला देखते हैं। अब अगले जो स्ट्रोक्स आते हैं उनको बोला जाता है फोर कोर्ट स्ट्रोक्स या फिर नेट स्ट्रोक्स। फोर कोर्ट स्ट्रोक्स या फिर नेट स्ट्रोक्स वो स्ट्रोक्स होते हैं जो आप नेट और शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच में खड़े होकर खेलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेट और शॉर्ट सर्विस लाइन कहां पर है। ये देखिए, यहां पे आपका ये नेट लगा हुआ है और ये जो लाइन है जिसके पीछे की तरफ के एरिया को फिर आपने राइट सर्विस कोर्ट और लेफ्ट सर्विस कोर्ट के बीच में डिवाइड किया है, उसके बीच का जो ये पोर्शन है, अगर आप यहां से खड़े होकर कोई आपका स्ट्रोक खेलते हैं तो फिर वो इस कैटेगरी में आता है। तो फिर जो है वो आपका ये फोर कोर्ट स्ट्रोक्स या फिर नेट स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपका कोर्ट हो गया, कोर्ट में ये नेट और ये जो लाइन है आपकी, इसके बीच में खड़े होकर कहीं पर अगर आप स्ट्रोक खेलोगे तो फिर वो आपका नेट स्ट्रोक की कैटेगरी में आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पहली चीज जो ध्यान में रखने की है वो क्या है कि फोर कोर्ट स्ट्रोक्स या फिर नेट स्ट्रोक्स कौन से स्ट्रोक्स होते हैं। ये वो स्ट्रोक्स होते हैं जो नेट और जो मिडिल लाइन है उसके बीच में से खेले जाते हैं। अब यहां पे से कौन कौन से स्ट्रोक्स आप खेलते हो उसके नाम अपने को ध्यान रखने हैं। पहला आता है बैक हैंड नेट स्ट्रोक, दूसरा आता है फोर हैंड नेट, पहला आता है बैक हैंड नेट शॉट, दूसरा आता है आपका फोर हैंड नेट शॉट, तीसरा है बैक हैंड नेट लिफ्ट, चौथा है आपका फोर हैंड नेट लिफ्ट, बैक हैंड नेट किल एंड फोर हैंड नेट किल। ये सारे के सारे स्ट्रोक्स वगैरह जो हैं यहां से हम लोग इनको खेलते हैं। कहां से? अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि नेट स्ट्रोक क्या होता है या फिर फोर कोर्ट स्ट्रोक्स क्या होते हैं, एंड इनमें से कुछ आपके नेट स्ट्रोक्स या फिर फोर कोर्ट स्ट्रोक्स का आपको नाम बताना है। तो ये इतना ध्यान रखना जरूरी है कि वो सारे स्ट्रोक्स वगैरह जो नेट और शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच के एरिया में से खेले जाते हैं वो सारे के सारे स्ट्रोक्स आपके नेट स्ट्रोक्स या फिर फोर कोर्ट स्ट्रोक कहलाते हैं। और उसमें ये सारे के सारे शॉट्स वगैरह या लिफ्ट या फिर किल वगैरह आ जाती हैं। शॉट का मतलब तब जब आप रैली वगैरह खेल रहे हो, यानी कि लगातार आपकी सर्विस बनी हुई है। लिफ्ट का मतलब जब आप इसको सर्टेन हाइट तक जो है उठा देना चाहते हो, जिस लेवल पर आपकी रैली चल रही है आप उससे अगर ज्यादा हाइट पर उठाकर शटलकॉक को मारते हो तो उसके लिए जो स्ट्रोक है वो लिफ्ट बोले जा रहे हैं। और किल का मतलब है जब आप नीचे की तरफ में मारते हो, जब आप उसकी हाइट को कम करके पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हो, जो आपका शटलकॉक
स्ट्रोक है उसको गिराने की कोशिश करते हो तो फिर वो स्ट्रोक्स वगैरह जो है किल की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलें अगले आते हैं मिड कोर्ट स्ट्रोक्स। ये जो है आपके मिडिल कोर्ट से खेले जाते हैं। इसमें 3 तरीके के आपके स्ट्रोक्स आते हैं। पहला आता है ब्लॉक, दूसरा होता है बैकहैंड ड्राइव एंड तीसरा होता है फोरहैंड ड्राइव। सिर्फ अपने को नाम ध्यान रखना है, इससे ज्यादा जो है अपने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। तो वो सारे के सारे स्ट्रोक्स वगैरह जिनको आप मिडिल कोर्ट वगैरह से खेलते हैं, आपका जो मिडिल लाइन है वहां से अगर आप खेलते हैं या उसके थोड़ा पीछे की तरफ से आप खेलते हैं तो ये आपके कहलाते हैं मिडिल स्ट्रोक्स। ब्लॉक, बैकहैंड ड्राइव एंड फोरहैंड ड्राइव, ये 3 स्ट्रोक्स हैं जो अपने को याद रखना है। अब आ जाते हैं आपके रियर कोर्ट स्ट्रोक्स, जो एकदम आपके कोर्ट के पीछे के पोर्शन से खेले जाते हैं, उनको बोला जाता है रियर कोर्ट स्ट्रोक्स। दे आर प्लेड फ्रॉम द बैक ऑफ द कोर्ट। फोरहैंड क्लियर, फोरहैंड स्मैश, फोरहैंड ड्रॉप शॉट, बैकहैंड क्लियर, बैकहैंड स्मैश एंड बैकहैंड ड्रॉप शॉट। इतने जो आपके स्ट्रोक्स वगैरह हैं एकदम अगर आप अपने कोर्ट के पीछे के हिस्से से खेलते हो तो इनको कहा जाता है आपका रियर कोर्ट स्ट्रोक्स। इनके भी अपने को सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कि रियर स्ट्रोक्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो वो सारे स्ट्रोक्स जो आपके बैक ऑफ द कोर्ट से खेले जाते हैं और कौन कौन से आपके मेजर स्ट्रोक्स होते हैं तो उनके सारे नाम अपने पास में लिखे हुए हैं। फोरहैंड क्लियर, फोरहैंड स्मैश, फोरहैंड ड्रॉप शॉट, बैकहैंड क्लियर, बैकहैंड स्मैश, बैकहैंड ड्रॉप शॉट। इतने जो है स्ट्रोक्स वगैरह अपने को ध्यान रखने हैं। अगला आता है हाई सर्व। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, इसलिए इसको डिटेल में दिया भी गया है, तो अब इसको हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं। चले अब अपना जो अगला टॉपिक है इसका नाम है हाई सर्व। हाई सर्व जो है ये इस तरीके से, ये स्ट्रोक इस तरह से लिया जाता है या ये शॉट इस तरह से मारा जाता है कि आपकी जो शटलकॉक है ये आपका अपोनेंट जो है उसके कोर्ट का जो पिछला पोर्शन है, जो रियर एंड है, उसमें जाकर लैंड करती है या फिर उसमें जाकर गिरती है। और ये गिरती भी किस तरह से है, वर्टिकली गिरती है, इसलिए इसको हम लोग हाई सर्व बोलते हैं। यानी कि लेट से ये आपका कोर्ट है, ये आपका यहाँ पे नेट लगा हुआ है, यहाँ से आपने उसको जो है सर्व किया इतनी हाइट से, वो एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए एक सर्टेन पॉइंट तक जाती है और उसके बाद में जब वो गिरती है तो वो ऑलमोस्ट जो है वर्टिकली उसका फॉल होता है, इसलिए इसको हाई सर्व हम लोग कहते हैं। मैं आपको इसकी पहले ट्रेजेक्ट्री दिखा देता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं, ये आपका नेट है, यहाँ से अब आपने जो है ये एक शॉट लिया और ये ऑलमोस्ट एक सर्टेन हाइट तक जाके फिर वर्टिकली गिरता है और इस तरह से गिरता है कि आपके अपोनेंट का जो कोर्ट है उसके रियर एंड में जाकर या फिर उसके एकदम आखिरी के पोर्शन में जो है जाकर ये टकराएगा या आखिर के सेक्शन में जाकर ये गिरेगा। तो इसको जो है हम लोग हाई सर्व बोलते हैं। बाकी भी इसमें और भी आपके कई सारे तरीके के स्ट्रोक्स आते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, फ्लिक सर्व और लो सर्व। मगर जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है वो आपकी ट्रेजेक्ट्री का आ जाता है कि आपका जो ये पैराबोलिक पाथ ऑलमोस्ट जो एक ट्रेजेक्ट्री जो है फॉलो हो रही है ये किस तरीके की है। अगर इस तरीके से है कि वो एक अच्छी खासी हाइट अटेन करती है और उसके बाद में लोअर पोर्शन की तरफ में वो गिरती है आपके अपोनेंट के और ऑलमोस्ट वर्टिकल जो है, ध्यान से देखिए, एक सर्टेन पॉइंट के बाद में ऑलमोस्ट जो है आपका शटलकॉक का जो फॉल है वो वर्टिकल है। इस परिस्थिति में हम लोग इसको ये बोलते हैं कि ये आपका हाई सर्व है। इस चीज को हाई सर्व बोला जाता है। ठीक है जी। तो हाई सर्व जो है ये अपोनेंट के का जो कोर्ट है उसके रियर एंड में जाके, या सर्विस कोर्ट की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि उसके एकदम आप पीछे की तरफ गिरा के फॉल्ट कर लो, इस तरह से मारा जाता है कि वो सर्विस एंड के पीछे के पोर्शन में गिरती है और ये ऑलमोस्ट आपका वर्टिकली ड्रॉप होती है। इट इज यूज्ड इन सिंगल्स टू बिगिन द रैली फ्रॉम अ न्यूट्रल और डिफेंसिव पोजीशन। तो अगर आप एक न्यूट्रल या फिर एक डिफेंसिव पोजीशन में खड़े हुए हो और सिंगल्स का गेम खेल रहे हो तो वहां पर फिर इसका इस्तेमाल एक रैली को शुरू करने के लिए किया जाता है। अब वुमेन्स के गेम्स में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। जनरली हाई सर्व का इस्तेमाल वुमेन सिंगल्स में खूब आपको देखने के लिए मिलता है। मेंस के सिंगल्स में भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है जनरली, मगर उतना ज्यादा नहीं होता। जब हाई सर्व की बात की जाती है तो वुमेन सिंगल्स में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल अपने को देखने को मिलता है। अब ये स्ट्रोक लेने के लिए आप करते ये हो कि एक साइडवे स्टैंस आप ले लेते हो। साइडवे स्टैंस का मतलब यह है कि लेट से मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे से जो कोर्ट की जो लाइंस वगैरह बनी हुई जिनको हम लोगों ने देखा था, व्हाइट कलर की जो लाइंस है वो इस तरह से जा रही है और उसकी तरफ मैं पीठ करके यूं खड़ा हुआ हूं और अब मैं जो है स्ट्रोक लेने वाला हूं, तो ये आपका साइडवे स्टांस कहलाता है। मैं इसकी एक फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूं। ये देखें, इस तरीके से जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रोक लेने के लिए खड़े हो जाते हो तो वो आपका स्टांस कहलाता है। साइडवे स्टांस की बात नहीं कर रहा हूं, मगर इस तरह से जब आप एक स्ट्रोक लेने के लिए बैडमिंटन के साथ में और आपके शटलकॉक के साथ में एक सर्टेन पोजीशन में आ गए हो तो इसको आप स्टांस बोलते हो। आप लेट से कि मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे कोर्ट की जो व्हाइट कलर की लाइन है वो यहां से जा रही है। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं कि मेरे पीछे की तरफ से वो लाइन जा रही है या फिर वो मेरे पीठ की तरफ है और अब मैंने ये आपकी शटलकॉक पकड़ी है, ये आपका हाथ में बैडमिंटन और अब मैं स्ट्रोक लेने वाला हूं, तो इसको जो है साइडवे स्टांस बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये जनरली हम लोग जब आपका हाई सर्व मार रहे होते हैं
तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई सर्व लेने के लिए किया जाता है, साइडवे स्टांस लिया जाता है विद द रैकेट हेल्ड इन द फोरहैंड ग्रिप। और आपने रैकेट को किस तरह से पकड़ा है, इस तरह से पकड़ा है कि आप फोरहैंड से जो है शॉट लेने वाले हो, सीधे हाथ से आप शॉट मारने वाले हो, ना कि आप उल्टे हाथ से शॉट मारने वाले हो। जब आप ऐसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, ये फोरहैंड कहलाता है, और जब आप ऐसे फ्लिक करोगे या फिर इस तरीके से शॉट लोगे, वो आपका बैकहैंड कहलाता है। तो आप कैसे खड़े हुए हो, साइडवे स्टांस लेके खड़े हुए हो और आप फोरहैंड से जो है आपका सर्व करने वाले हो, तो ये चीज की जाती है आपका हाई सर्व में। द रैकेट एंड द शटल आर हेल्ड इन एलिवेटेड पोजीशन विद द वेट ऑन द रियर एंड। अब आपका चाहे रैकेट हो चाहे शटल हो, दोनों को आप उठा के रखते हो, सर्टेन एलिवेटेड पोजीशन में आप उनको रखते हो, एंड आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का वजन है इस तरह इस वक्त में जब आप इस तरीके का स्टांस लेते हो, तब वो आपके पीछे वाले पैर की तरफ में जाता है। जैसे अब मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो मेरा जो ये वाला पैर हो जाएगा, ये वाला जो लेग हो जाएगा, ये जो हाथ की तरफ वाला जो पैर हो जाएगा, वो आपका रियर लेग कहलाएगा। सारा का सारा वजन मैंने इस पर देना है। एक सर्टेन एलिवेटेड हाइट पर जो है मैंने अपनी शटलकॉक को पकड़ना है और आपके बैडमिंटन को पकड़ना है, और उसके बाद में जो है हाई सर्व मारना है या फिर आपका हाई सर्व यहां से करना है। Weight is continuously transferred to forward towards the front foot and the shuttle is dropped to the side or in the front. अब जो ये weight है continuously आपका आगे वाले पोर्शन पे, पीछे वाले लेग से आगे वाले लेग की तरफ में लगातार आपको ट्रांसफर करना है, and the shuttle is dropped to the side or in the front. जैसे ही आप ये स्ट्रोक लेते हो पूरा, तो उस पूरी प्रोसेस में जो है आपका वजन वगैरह पीछे वाले पोर्शन से आगे वाले पैर की तरफ में आता चला जाता है। The racket is lowered with the bent wrist and swung forward by accelerating the racket head to hit the शटल इन फ्रंट एंड टू द साइड ऑफ द बॉडी। अब ये जो रैकेट है, इसको आप इस तरीके से नीचे लेकर आते हो कि आपकी जो रिस्ट है वो थोड़ा सा बेंड करती है। ध्यान से देखिएगा, पूरा हाथ यूं नहीं कर रहे हो आप, रिस्ट को बेंड करते हुए जो है इसको मारते हो। आपका जो रिस्ट है वो बेंड करते हो, आप हाथ नीचे की तरफ जरूर ला रहे हो जब आपने ये स्ट्रोक लेना है, मगर आपने ये स्ट्रोक लेने के लिए आपने पूरे हाथ से जोर ना लगा के सिर्फ आपने रिस्ट को जो है बेंड किया है, एंड swung forward by accelerating the racket head to hit the shuttle in front and to the side of the body। अब ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से जो है आपने इसको हिट किया, अपना जो रिस्ट है उसको स्वंग किया है कि आपने शटल को मारते हुए उसे एक्सेलरेट कर दिया है। द रैकेट इज कैरीड थ्रू हाई एंड लॉन्ग इन द फॉलो थ्रू। और उसके बाद में फिर वो ये, इसके बाद रैकेट थोड़ा सा आपका एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ में जाता है पूरा स्ट्रोक होते होते। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये आपका हाई सर्व कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सर्टेन आप जो है आप इस तरीके से साइड में पोस्चर लेके खड़े हुए हो, लाइंस वगैरह की तरफ आपकी पीठ है, एक सर्टेन हाइट पे अपने आपका रैकेट और आपका शटलकॉक को पकड़ा हुआ है। सारा का सारा वजन जब शुरू करने के पहले जब आप स्टांस ले रहे हो, तब आपके पीछे वाले लेग पर है, और जैसे जैसे आप स्ट्रोक लोगे वो वजन पूरा का पूरा आगे की पोर्शन की तरफ में आएगा। अब इसमें पूरे हाथ से जोर नहीं लगाया जाता, एक सर्टेन आप हाथ का फ्लिक देते हुए जो है आप अपने रैकेट को नीचे की तरफ लाते हो, और स्ट्रोक पूरा होने के बाद में भी रैकेट थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ में आपका स्विंग करता हुआ जाता है। इस तरीके से जो है आप हाई सर्व करते हो। और खासियत क्या है, एक अच्छी हाई ट्रेजेक्टरी लेते हुए आपकी जो शटलकॉक है वो आपका पीछे के जो आपका अपोनेंट है उसके कोर्ट के एकदम रियर या फिर पिछले हिस्से में गिरती है, और ऑलमोस्ट आपको वर्टिकल फॉल देखने के लिए मिलता है। चले अगला देखते हैं। तो ये हो गया आपका हाई सर्व। इसके बाद में आता है बैक हैंड लो सर्व। जो नेक्स्ट आता है वो है आपका बैक हैंड लो सर्व। बैक हैंड लो सर्व जो है इसका इस्तेमाल जनरली डबल्स में होता है, और मेंस के सिंगल्स में आपको इसका इस्तेमाल जो है देखने के लिए मिलता है जनरली। बाकी में भी आप इसका कर सकते हो, मगर जनरली इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डबल्स में, और डबल्स के साथ में आपका जो मेंस का सिंगल होता है उसमें देखने के लिए मिलता है। और उसमें भी आप इसका इस्तेमाल जनरली करते किस चीज़ के लिए हो, अपना रैली जो आपको स्टार्ट करनी है उसके लिए। अगर आप रैली आपकी डिफेंसिव या फिर एक न्यूट्रल सिचुएशन से या एक न्यूट्रल पोजीशन से अगर आप अपनी रैली स्टार्ट कर रहे हो, जब आप डबल्स खेल रहे हो या फिर जब आप सिंगल्स खेल रहे हो, और वो भी मेंस का सिंगल आप खेल रहे हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल आपको बैकहैंड लो सर्व का इस्तेमाल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। In backhand low serve, the shuttle skips the net and lands at the front of opponent service court। इसमें क्या हो रहा है, आप सर्व इस तरीके से करोगे कि आपकी जो आपका जो ये शटलकॉक है वो जस्ट आपका नेट के थोड़ा ऊपर से जो है, बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं, जैसे इसके पहले वर्टिकल वाले में क्या हो रहा था, काफी ऊपर से जा रही थी, और ऑलमोस्ट आपका जो है हाई सर्व में ऊपर काफी ऊपर से जा रही थी और वर्टिकली जो है वो नीचे की तरफ में गिर रही थी। यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर आपकी जो नेट है उसके जस्ट थोड़ा ऊपर से जो है आपकी शटलकॉक निकल जाएगी, और उसका जो आगे का पोर्शन है मिडिल लाइन के पहले वहां कहीं के उसके एरिया में जो है वो बॉल उसके एरिया में जो है आपका शटलकॉक गिरता है, या फिर आपकी चेष्टा रहती है, आप कोशिश करते हो कि वो वहां पर गिरे। तो वही चीज यहां पे लिखी है, इन द बैकहैंड लो सर्व द शटल स्किप्स द नेट एंड लैंड्स एट द फ्रंट ऑफ अपोनेंट सर्विस कोर्ट। ठीक है जी। इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट
द अपोनेंट्स अपॉर्चुनिटी टू अटैक एंड क्रिएट अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द सर्विंग साइड। अब ये भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि इसको इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाता है, अब अगर आप डिफेंसिव पोजीशन से अगर आप इसको या फिर कर रहे हो तो इसको इस तरीके से सर्व किया जाता है कि सामने वाला जो है उसके रिस्पॉन्ड में आपके खिलाफ अटैक ना कर पाए, उसको डिफेंसिव पोजीशन में आना पड़े। इसी स्थिति में होगा ये कि जब वो आपको सर्विस वापस देगा तब आप अटैकिंग पोजीशन में आके पॉइंट स्कोर करने की स्थिति में आ जाओगे। देखिए आपने जो है बैकहैंड सर्व मारा, बैकहैंड सर्व जो है लेट से वो थोड़ा पीछे की तरफ अपने कोर्ट में खड़ा हुआ था, अब उस बैकहैंड सर्व में जो है अब आपका जो शटल कॉक है वो मिडिल लाइन के पहले के और नेट और मिडिल लाइन के पहले के एरिया के बीच में गिरनी है, उसको मतलब आगे की तरफ आना पड़ेगा और आगे की तरफ आने के चक्कर में वो अपना पोस्चर ऐसा रख नहीं पाएगा कि वो एक आपका पावरफुल स्ट्रोक ले पाए या फिर अटैक कर पाए। उसको डिफेंड करते हुए जो है आपका शटल कॉक को खेलना पड़ेगा। अब डिफेंड करते हुए जब शटल कॉक को उसने खेला है तब जो ट्रेजेक्टरी लेते हुए शटल कॉक आ रही है इस बीच में आप अपने आप को इस तरह से अलाइन कर सकते हो कि अब आप एक किलिंग स्ट्रोक मार सकते हो नीचे की तरफ में, और अगर आपने किलिंग स्ट्रोक नीचे की तरफ में मारा तो पॉइंट स्कोर करने की चांसेस वगैरह जो है यहां से बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है बैकहैंड लो सर्व का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। जो मेन डिफरेंस आपको बैकहैंड लो सर्व और आपका जो हाई सर्व में देखने के लिए मिलता है वो है आपकी ट्रेजेक्टरी। अब इसमें देखिए यहां से ये ट्रेजेक्टरी कितनी ज्यादा हाई जा रही थी और यहां से जो है आपकी ट्रेजेक्टरी कितनी ज्यादा लो जा रही है। मेन डिफरेंस इसमें, इसके अलावा अगर आप इन दोनों के बीच में कोई फ्लिक लेते हो जो आप इनके बीच में अगर आपने जो है इन दोनों ट्रेजेक्टरीज के बीच में अगर आपने जो एक स्ट्रोक लिया है जो ना बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा है जो ना बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है मगर एकदम मिडिल पाथ लेते हुए जो है वो भी आपके रियर एंड पे अगर जाके गिरता है, ध्यान से देखिएगा यहां पे ट्रेजेक्टरी में यही डिफरेंस है। अगर आपने हाई सर्व लिया है तो वो आपके कोर्ट के एकदम रियर पोर्शन में जाके गिर रहा है, अगर लो सर्व लिया है तो वो मिडिल पोर्शन के आसपास में कहीं जाके गिर रहा है, मगर अगर आपने फ्लिक सर्व मारा है तो एक सर्टेन हाइट तक गया है और उसके बाद वो भी आपका रियर एंड में जाके गिर रहा है और ये काफी क्विकली जो है ये सर्व लिया जाता है। मेन डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है आपके शटल कॉक की ट्रेजेक्टरी में, इससे ज्यादा कोई और फर्क नहीं पड़ता। पहला वाला जो है उसमें भी आप जो है आपका सर्व वगैरह करते हो, दूसरे में भी आप सर्विस कर रहे हो। फ्लिक जो है आप जब खेल रहे होते हो लगातार आपके बीच में शटल कॉक का इंटरचेंज हो रहा होता है तब फ्लिक जो है वो लिया जाता है पॉइंट वगैरह स्कोर करने के लिए। जो मेजर डिफरेंस है वो आपकी ट्रेजेक्टरी का आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं। और एक ये कि आपका शटल कॉक जो है वो कितने एंगल पर जो है आपका हिट करने वाला है आपके रैकेट को, प्लस आपके रैकेट से हिट करने के बाद में वो ट्रेजेक्टरी या पैराबोलिक पाथ जो लेने वाला है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, उसके ऊपर जो है डिपेंड कर जाता है कि आपका जो सर्व है वो हाई सर्व होने वाला है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा हाई गई है और उसके बाद में फॉल जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हुआ है, या फिर आपका लो सर्व है कि आपका जो शटल कॉक है वो जस्ट आपका इसके ऊपर से गया है नेट के ऊपर से और वो आपका जो मिडिल लाइन है उसके पहले के एरिया में गिरा है नेट और मिडिल लाइन के, या फिर आपने फ्लिक किया जो बहुत तेजी से उठा है, उतनी ट्रेजेक्टरी नहीं पकड़ी है, उतना हाइट तक नहीं गया जितने हाइट तक आपका हाई सर्व गया था, मगर ये भी रियर एंड की तरफ जाके आपको अगर पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपने सर्विस खेलते हुए मारा है तो ये चीज जो है उसमें आ जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ में अपना जो ऑलमोस्ट बैडमिंटन के बारे में एनसीईआरटी का डिस्कशन वगैरह है वो खत्म होता है। एक बार मैं आपको कुछ स्टांस वगैरह या जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं उसमें और वो और दिखा देता हूँ। हालांकि ये सब हमने देख लिए हैं मगर फिर भी एक बार और देख लें कि जब आप इस तरीके से अपने थंब को और अपने फिंगर्स को एकदम पास में पकड़ते हैं तो ये आपका बैकहैंड की ग्रिप बनती है। शटल का होल्ड कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप दो उंगलियों से जो है शटल की किसी भी एक जो फेदर है उसको इस तरीके से पकड़ते हैं, तो ये जो है ये चीज़ कहलाती है आपकी शटल होल्ड। ट्रेजेक्टरी वगैरह जो है उसको हम लोगों ने हालांकि देख लिया है, मगर जब आप सर्व करते हो तो ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से आती है। और इसमें ये बंदा जो है कौन सा वाला स्ट्रोक मार रहा है, इसमें ये जो है आपका बैक हैंड लो सर्व कर रहा है, बैक हैंड लो सर्व की ट्रेजेक्टरी इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा स्टांस, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन वगैरह बताया गया है कि जब आप एक सर्टेन पोस्चर लेते हो एक हाथ से अपना रैकेट को पकड़ के सर्विस वगैरह करने के लिए और आपने शटल कॉक को एक सर्टेन तरीके से पकड़ा होता है तो वो आपका स्टांस हो गया। अब उसके बाद में आप अपने जो रैकेट है उसको पीछे की तरफ या एक सर्टेन पोजीशन पर लेकर जाते हो स्ट्रोक लेने के लिए, प्रिपरेशन हो गया। और अल्टीमेटली फिर जब आप उसको हिट करके शटल कॉक को एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी दे देते हो, ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया। ये आपको जो यहाँ पे पोस्चर वगैरह दिखाया गया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि बैकहैंड लो सर्विस का जो है एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाता है। इसने यहां पर जो रैकेट पकड़ा हुआ है वो पकड़ा हुआ है आपका बैकहैंड के पोस्चर में, तो यहां से जो शॉट ये ले रहा है ध्यान से देखिएगा, ये शॉट ऐसे मार रहा है, ये शॉट यूं ले रहा है, ना कि ये यूं ले रहा है या फिर ये यूं ले रहा है, सीधे हाथ से नहीं खेल रहा है, इस तरीके से खेल रहा है। तो ये जो है बैकहैंड से सर्व कर रहा है और जिस पोस्चर में इसको ले रहा है ये सर्विस आपकी लो सर्विस है, इसकी ट्रेजेक्टरी ज्यादा ऊंची नहीं जाएगी और ये अल्टीमेटली आपका मिडिल लाइन और नेट के बीच में कहीं के एरिया पर जाकर जो है गिरेगा। तो
ये जो है ये सारी चीज जो है इसमें हम लोगों ने देखकर खत्म करी है। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने बैडमिंटन के बारे में एनसीईआरटी में जो हमें बेसिक जो बातें बताई गई हैं वो सारी देखकर हमने ख़त्म करी हैं। इसके जो जनरल रूल्स होते हैं, कितने तरीक़ों से ये गेम खेला जाता है, इसके क्या हिस्ट्री है और इसके कुछ मेजर स्ट्रोक्स वगैरह के क्या क्या नाम हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी हैं। कोर्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं वो सब हम लोगों ने देखे। एंड इसी के साथ में आपका जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में बैडमिंटन के बारे में जो बातचीत की गई है वो यहाँ पर आकर समाप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, अब इसमें हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिम्नास्टिक्स वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो हमें बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी वगैरह में उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मगर वो सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ख़त्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो है आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपको सब कुछ एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज फैशन में देखने के लिए मिलेगा। लेट्स से कि अगर आपने सीबीएसई किंडरगार्टन टू 12th इंग्लिश मीडियम के पोर्शन पर क्लिक किया तो फिर उसका सारा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से हिंदी मीडियम पे किया तो उसका सिलेबस, या ओलंपियाड या किसी और पे किया तो उसका सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें जो भी क्लास पर आप हिट करते हैं उसके सारे के सारे कोर्सेज वगैरह आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अब इनमें से जो भी कोर्स आप देखना चाहते हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें, उसका सारा कंटेंट अब आपके सामने निकल कर आ जाएगा और यहाँ से फिर आप इसके लेक्चर्स वगैरह को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जितना पढ़ना चाहें आप उतना उसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जितना चाहें उतना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ज़्यादा जो है आप अपना बेस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड अच्छा ना सिर्फ अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं बट साथ ही साथ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे करियर्स वगैरह के ऑप्शंस वगैरह की फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट लें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। मेहनत करते रहें, अच्छा स्कोर करते रहें, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।